स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। इसमें हम करेंगे राजस्थान का पोस्टमैन प्लस एमटीएस का क्वेश्चन पेपर 2022 का। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को सॉल्व करेंगे और अपने आप यहाँ से देख सकते हैं कितने मार्क्स बनते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफिस डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस प्रकार के डाकघर भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो तीन ही प्रकार के डाकघर हैं, तो इसमें एचओ भी है, एसओ भी और ब्रांच ऑफिस भी। तो सही आंसर क्या आएगा आपके पास? डी। जन धन पोस्ट ऑफिस जो है ये नहीं पाए जाते हैं, डी ऑप्शन से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टल हॉलीडेज। इनमें से कौन सा एक डाकघर अवकाश के रूप में नहीं मनाया जाता है। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? देखिए, बुद्ध पूर्णिमा भी मनाया जाता है, महावीर जयंती और गुड फ्राइडे भी, लेकिन रक्षाबंधन को पोस्टल हॉलीडे के रूप में नहीं मनाया जाता है। सी ऑप्शन से आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ पेमेंट ऑफ पोस्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा डाक खर्च देने का तरीका नहीं है। मतलब आप जो पोस्टेज चार्जेस देते हैं वो आप किस तरह से पे नहीं कर सकते हैं। तो पोस्टेज स्टैंप्स दे सकते हैं, पोस्टल स्टेशनरी दी जा सकती है, फ्रैंकिंग इंप्रेशन के जरिए पोस्टेज चार्जेस दिए जा सकते हैं, लेकिन राजस्व टिकट जो होते हैं, रेवेन्यू स्टैंप होते हैं, उनका यूज़ नहीं किया जा सकता है। डी ऑप्शन से आ जाएगी। हु इशू लाइसेंस फॉर यूज ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। फ्रैंकिंग मशीन का उपयोग करने के लिए लाइसेंस कौन जारी करता है। तो ये किया जाता है हेड ऑफ पोस्टल डिविजनल सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट। से ऑप्शन आपके पास आ जाएगी बी। एवरी लेटर पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प्ड विद डेट स्टैम्प ऑफ एटलीस्ट हाउ मैनी पोस्ट ऑफिस। प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल के ऊपर कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मोहर होनी चाहिए। सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? बी आ जाएगी। The manufacture and use of fictitious postage stamps for any purpose whatsoever is prohibited and is an offense punishable under। ठीक है, तो ये आपको क्या बताना है? देखो, जो भी काल्पनिक डाक टिकट होते हैं उनका प्रयोग करना या उनका निर्माण करना किसी भी उद्देश्य के लिए एक अपराध है और भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? 263A, सेक्शन 263A के अंडर आता है। सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी डी। Letters or other articles intended to be registered or insured must be presented at the post office at least how much time before the time fixed for the closing of any particular mail। जो पत्र या अन्य डाक वस्तुएं जिन्हें आपने पंजीकृत या बीमित करना है, ठीक है, या फिर आप उसको विशेष डाक के माध्यम से, जैसे आपके स्पीड पोस्ट हैं, आपके रजिस्टर्ड पोस्ट हैं, वैल्यूपेबल हैं, इंश्योर्ड पोस्ट हैं, तो इस तरह से भेजना चाहते हैं तो उनको डाक बंद करने के निर्धारित समय से, ठीक है, कितना समय पहले आपको डाकघर में उनको प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, उनको एक पोस्ट करने का समय होता है, तो उस समय से कितना समय पहले डाकघर में उनको अपने प्रस्तुत करना है? हाफ एन आवर, आधा घंटा पहले आपको ये डाकघर में प्रस्तुत करने चाहिए। सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी बी। Where should stamps be affixed on the address side of the letter or packet। किसी भी पत्र या पैकेट में जो पता है, पते वाली साइड में टिकटें जो होंगी वो कहाँ पर चिपकाई जानी चाहिए? तो राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर चिपकाई जाती हैं। की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। The sender of a postal article posted in India may have it withdrawn from the post or have it address altered subject to which of the following। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में किसी डाक वस्तु का प्रेषक भारत में पोस्ट की गई किसी भी डाक वस्तु को वापिस ले सकता है या उसका जो पता है उसको बदल सकता है? तो सबसे पहले आर्टिकल हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड। सबसे पहली बात की वस्तु जो वितरित नहीं हुई होनी चाहिए। दूसरा, वो डिस्ट्रॉय नहीं की गई होनी चाहिए, नष्ट नहीं की गई होनी चाहिए। तीसरा, उसे जब्त नहीं किया गया होना चाहिए। सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी डी। इन सभी कंडीशंस को अगर वो क्वालिफाई करता है तो आप उसको डाक से निकाल भी सकते हैं और उसका जो एड्रेस है उसको चेंज भी कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा डी। A registered article can be detained in post office for how many days if address is not at the address। यदि कोई प्राप्तकर्ता पते पर नहीं मिलता है तो किसी पंजीकृत डाक वस्तु को डाक घर में कितने समय तक रोक कर रखा जा सकता है? 7 डेज के लिए, 7 दिनों तक रोक के रखा जा सकता है। से ऑप्शन आ जाएगी सी। बट इज दी फी फॉर रिकॉल ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल। किसी भी डाक लेख को वापस बुलाने के लिए क्या शुल्क लिया जाता है? 6 रुपये लिए जाते हैं। इनलैंड या फॉरेन के लिए नहीं बोला गया, नॉर्मल पूछा गया है, तो इनलैंड के लिए माना जाएगा। अगर फॉरेन के लिए पूछा जाता 30 रुपीज़ हो जाने थे, लेकिन इनलैंड के लिए आपके 6 रुपये हैं। बट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ अ बुक पैकेट। बुक पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 5 kg हो सकता है। सी ऑप्शन आ जाएगी सी। बट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ अ रजिस्टर्ड पार्सल बुकड इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस। किसी शाखा डाकघर में बुक किए जाने वाले पंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो शाखा डाकघर में आप रजिस्टर्ड आर्टिकल को 10 kg 10 किलोग्राम तक बुक कर सकते हैं। ऐसी ऑप्शन आ जाएगी सी।
बट इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर आईपीओ। इंडियन पोस्टल ऑर्डर सबसे अधिक किस मूल्य वर्ग के होते हैं? 100 रुपीज़ का। ठीक है, उच्चतम मूल्य वर्ग कौन सा है इनका? 100 रुपीज़ का। डिडीमा चार्जेस ऑन वैल्यू पेबल आर्टिकल इज रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी आफ्टर हाउ मेनी डेज। मूल्यदेय वस्तुएं जो होती हैं प्राप्तकर्ता से कितने दिनों के बाद उनके ऊपर विलंब शुल्क लिया जाता है? 7वें दिन के बाद से, मतलब कि 8वें दिन से लिया जाता है। इसी ऑप्शन आ जाएगी बी। The impression of a franc should consist of two dies. One is value die and but is the name of the other die. जो आपकी फ्रैंकिंग इंप्रेशन होती है, फ्रैंकिंग की शाप होती है, उसमें दो डाइज होती हैं। एक हमारे पास यहाँ पे दे रखी है, कौन सी दे रखी है? वैल्यू डाई। हमें क्या बताना है दूसरी डाई कौन सी होती है? तो एक लाइसेंस डाई होती है, दूसरी वैल्यू डाई। तो सी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बट इज दी फी फॉर एक्नोलेजमेंट ऑफ अ रजिस्टर्ड आर्टिकल। पंजीकृत वस्तु की पावती पर पत्र पर लगाने वाला जो डाक शुल्क है वो कितना है? ठीक है, पंजीकृत वस्तु है उसके लिए आप पावती लेना चाहते हैं, साथ में एक्नोलेजमेंट उसके साथ लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए कितना शुल्क लिया जाएगा? 3 रुपये लगेंगे। बी ऑप्शन से आ जाएगी। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ अ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। अंध साहित्य पैकेट का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 7 किलोग्राम हो सकता है। इसी ऑप्शन आ जाएगी बी। इन विच ऑफ दी फॉलोइंग केसेज रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। निम्नलिखित में से कौन से मामलों में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है? एनी पार्सल एक्सीडिंग 4 किलोग्राम इन वेट। कोई भी पार्सल है जिसका वजन 4 किलोग्राम से अधिक है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल है, कोई भी वैल्यू पेबल आर्टिकल है, इनके लिए भी इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन जो है, पंजीकरण जो है वो कंपल्सरी हो जाएगा। सी आंसर आपके पास आ जाएगा डी। इन सभी कंडीशंस में आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। डी ऑप्शन से हो जाएगी। बट इज दी क्वार्टरली रेंट ऑफ अ पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग। एक डाक थैला या फिर जो डाक बैग होता है उसका त्रैमासिक किराया कितना है? ठीक है, तो यहाँ पे और लगा हुआ है, मतलब दोनों का अलग बताना है आपको। तो 50 रुपये लिए जाएंगे। अगर एंड लगा होता तब 80 रुपीज़ हो जाने थे, लेकिन यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सम एश्योर्ड इन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। डाक जीवन बीमा में बीमित राशि की अधिकतम सीमा क्या है? तो मैक्सिमम आप इसमें 50 लाख रुपए की पॉलिसी ले सकते हैं। तो से ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? डी हो जाएगी। हाउ मैनी ट्रांजैक्शंस थ्रू इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस कैन बी रिसीव्ड बाय अ सिंगल बेनिफिशियरी इन अ कैलेंडर ईयर। एक एकल लाभार्थी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा के माध्यम से एक कैलेंडर वर्ष में कितने लेन देन प्राप्त किए जा सकते हैं? टोटल किए जा सकते हैं 30, और हर लेन देन में $2500 से ज़्यादा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। यहाँ पे से आंसर आ जाएगा डी। वैन दी लाइसेंस ऑफ बिजनेस रिप्लाई सर्विस रिन्यूड एवरी ईयर। ठीक है जी, बिजनेस रिप्लाई सेवा के लाइसेंस का प्रत्येक वर्ष नवीकरण कब किया जाता है? तो इन दी मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, मार्च महीने में किया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगी आपके पास? सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास। विच ऑफ दी फॉलोइंग ट्रांसक्राइब्स इन इंग्लिश द एड्रेस रिटन इन रीजनल लैंग्वेजेस ऑन दी पोस्टल आर्टिकल। डाक वस्तुओं पर क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए पते को इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्ट करने वाला कौन सा कार्यालय होता है? क्या कहा जाता है उसको? ट्रांसक्रिप्शन सेंटर, लिप्यंतरण केंद्र कहा जाता है। इसी आंसर आ जाएगा डी। Which of the following are traveling offices of railway mail service working on railway and river steamer lines। निम्नलिखित में से रेलवे मेल सेवा के वे कौन से कार्यालय हैं? ठीक है, कौन से चल कार्यालय जो रेल या स्टीमर लाइन पर काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिट सेक्शन कहा जाता है। 25 की सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी ये। D section of postal directorate which does not deals with any bag but only deals with the correspondence relating to procurement and distribution of bags is known as। but डाक निदेशालय का डी अनुभाग जो किसी भी प्रकार के बैगों के साथ कोई भी लेन देन नहीं करता है परंतु केवल बैगों की खरीद और वितरण के पत्राचार से संबंधित है, उसे क्या कहा जाएगा? उसको सेंट्रल बैग ऑफिस कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल बैग ऑफिस क्या होता है? डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टोरेट, डाक निदेशालय का डी अनुभाग। तो सी ऑप्शन डी आ जाएगी। The trip from the headquarter of the set towards its out station is called as but। ठीक है जी, किसी सेट के मुख्यालय के बाहरी स्टेशन की ओर जाने वाली यात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपकी दो तरह की ट्रिप होती है जो फेरे जिन्हें कहा जाता है। एक होती है इन ट्रिप और दूसरी होती है आपकी आउट ट्रिप। अब यहाँ पे किसकी बात की कर रखी है? यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई फ्रॉम दी हेडक्वार्टर ऑफ दी सेट टुवर्ड्स इट्स आउट स्टेशन। हेडक्वार्टर से अपने आउट स्टेशन के लिए वो जा रहा है, तो आउट ट्रिप हो जाएगी। इसी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगी। The record office situated at the headquarter of RMS division is known as which of the following। head record office आपका क्या आ जाएगा? इसका सी आंसर हेड रिकॉर्ड ऑफिस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? रिकॉर्ड ऑफिस मंडल के मुख्यालय पर स्थित अभिलेख कार्यालय निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा? तो इसको क्या कहा जाएगा? हेड रिकॉर्ड ऑफिस कहा जाएगा। तो इसी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? बी आ जाएगी।
बट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीसी? एमपीसी की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। से ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? बी हो जाएगी। विच इज द ब्रांच ऑफ आरएमएस वेयर क्लोज्ड बैग्स आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच, sorting ऑफ लेटर्स इज नॉट डन इन दिस ब्रांच। ठीक है जी, क्या बोला गया? वह कौन सी शाखा है रेलवे डाक सेवा की जहां बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं और प्रेषित किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लेटर्स की छंटाई नहीं की जाती है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रांजिट मेल ऑफिस। ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? सी। टीएमओ की फुल फॉर्म ट्रांजिट मेल ऑफिस। उसका जीके के क्वेश्चन है भाई, इसको आप गूगल सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएंगे। दूसरा देखते हैं हमारे पास नीचे है पोस्टमैन वालों के लिए, ये कौन सी आपकी सीरीज है? ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपका? ठीक है, पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 मतलब कि ये किसके लिए? नीचे पोस्टमैन, मतलब पोस्टमैन के लिए एमटीएस वाला भी देना है, और ये वाला जो देना है वो सिर्फ पोस्टमैन कैंडिडेट्स के लिए। दी पोस्ट ऑफिस विच रिमेन्स ओपन ऑन संडे एंड पोस्टल हॉलीडेज एंड बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर नोन एज। बट ऐसे डाकघर जो रविवार को भी, डाक छुट्टी को भी और काम के जो नियत सामान्य घंटे होते हैं उनके बाद भी खुले रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है नाइट पोस्ट ऑफिस, रात्रिकालीन डाकघर। डी ऑप्शन से आ जाएगी। बटा दी मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फ्रॉम फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस, शाखा डाकघरों के लिए काम के अधिकतम घंटे क्या है? तो मैक्सिमम आवर्स जो है 5 आवर्स है, और मिनिमम ये कितने घंटों के लिए काम करते हैं? 4 घंटों के लिए। सी ऑप्शन आ जाएगी सी। लेटर बॉक्सेस मार्क्ड लेटर्स ओनली आर यूज्ड फॉर पोस्टिंग विच काइंड ऑफ आर्टिकल्स? ऐसे आपकी डाक पत्र पेटियां जिनके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये वाली चीज लिखी हुई है फॉर लेटर्स ओनली, तो उनमें आप सिर्फ लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स को ही पोस्ट कर सकते हैं। ऐसी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? बी आ जाएगी। बट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ अ प्राइवेट इनलैंड लेटर कार्ड? प्राइवेट अंतर्देशीय पत्र कार्ड का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? इससे आंसर आएगा ए 3 ग्राम हो सकता है। भाई जिसको लगेगा कि 5 ग्राम है वो एक बार पीओ गाइड पार्ट 1 चेक कर लेना, और भाई जिन्होंने 3 ग्राम कर रखा है, अगर उनको ये गलत बाद में लगता है ऑफिशियल आंसर की में भी अगर 5 ग्राम आता है तो भाई ऑब्जेक्शन वो जरूर करना, क्योंकि ये 3 ग्राम ही है। What kind of articles can we go through post boxes and post bags? पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के द्वारा कौन सी वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं? तो ओनली फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल। से आंसर आपके पास आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आपके पास, बीओ समरी इज प्रिपेयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरम्स? बीओ समरी जो होती है कौन से फॉरम के ऊपर इसको बनाया जाता है? तो ये बनती है आपके पास ACG 3A फॉरम के ऊपर। तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? सी आ जाएगी। हाउ दी सरप्लस फंड्स आर डिस्पोज्ड एट हेड सब पोस्ट ऑफिस? किसी उप डाकघर के अतिरिक्त जो भी फंड होंगे, ठीक है, अतिरिक्त अगर उसके पास उसके बैलेंस से ज़्यादा है कैश, तो उसको कैसे वो निपटाएगा? बाय रिमिटांस टू अ ट्रेजरी और बैंक, ठीक है, किसी ट्रेजरी या बैंक को भेज सकता है। बाय रिमिटांस टू अनदर सब ऑफिस, दूसरे उप डाकघर को रिमिटांस भेज सकता है, धन प्रेषण दे सकता है। बाय रिमिटांस टू हेड पोस्ट ऑफिस, या फिर प्रधान डाक कार्यालय को दे सकते हैं। यहाँ से आंसर आएगा डी। इन सभी तरीकों से अपने सरप्लस फंड का निपटान वो कर सकता है। सरप्लस मतलब उसकी लिमिट से जो भी ज्यादा है, तो उसका निपटान इन सभी तरीकों से किया जा सकता है। द डेली अकाउंट ऑफ सब पोस्ट ऑफिस इज प्रिपेयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरम? तो देखो डेली अकाउंट जो होता है सब ऑफिस को कौन भेजता है? आपका हेड ऑफिस भेजता है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भाई कौन से फॉरम के ऊपर इसको बनाया जाता है? तो ये बनता है ACG 22 के ऊपर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। और बीओ डेली अकाउंट ACG 22A के ऊपर बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्स एसओ स्लिप? निम्नलिखित में से एसओ स्लिप को किसके द्वारा बनाई जाती है? तो एसओ स्लिप बनाई जाती है हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, हेड ऑफिस समरी इज प्रिपेयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरम? हेड ऑफिस समरी जो होती है कौन से फॉरम के ऊपर बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फॉरम ACG 1। भाई इसको एक बार चेक कर लेना, इसमें ऑप्शंस मुझे नहीं लगता कोई सही है, क्रॉस चेक करके बता देना कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुक ऑफ रिसिप्ट्स फॉर इंटीमेशंस एंड नोटिस डिलीवर्ड इज केप्ट बाय एवरी पोस्टमैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरम्स? प्रत्येक डाकिया द्वारा दी गई सूचनाओं और रसीदों की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन से फॉरम के ऊपर बनाई जाती है? RP 53 के ऊपर इसको बनाया जाता है। इसी ऑप्शन आ जाएगी बी। हु फिक्सेस द बीट ऑफ ईच पोस्टमैन? प्रत्येक डाकी की गश्त कौन निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित की जाती है पोस्ट मास्टर के द्वारा। सी ऑप्शन आ जाएगी ये। अगला क्वेश्चन आपके पास, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्ट डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर्स? डाक वस्तुओं और मनी ऑर्डर्स के सही वितरण के लिए कौन जिम्मेदार है? भाई जो उनको बांटने जाएगा, उनको बांटने कौन जाता है? पोस्टमैन जाता है। तो सी ऑप्शन आपके यहाँ से आ जाएगी सी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका, रूट लिस्ट ऑफ अ विलेज पोस्टमैन इज प्रिपेयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरम? ग्रामीण डाकिये की जो रूट लिस्ट होती है वो कौन से फॉरम के ऊपर बनाई जाती है? तो ये बनती है भाई फॉरम नंबर M53 के ऊपर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया आपके पास,
हु राइट्स द मेल एब्स्ट्रैक्ट, मेल एब्स्ट्रैक्ट जो होता है किसके द्वारा लिखा जाता है, हेड sorting असिस्टेंट के द्वारा लिखा जाता है, इसी ऑप्शन आ जाएगी बी। ए ऑर्डर्स आर इशूड बाई हूम, ए ऑर्डर्स होते हैं किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, सुपरिटेंडेंट आरएमएस के द्वारा। तो इसका सी आंसर क्या होगा आपके पास, सुपरिटेंडेंट आरएमएस रेलवे डाक अधीक्षक जो होंगे उनके द्वारा इशू किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बैग यूज्ड टू एनक्लोज सेवरल बैग्स सेंट टू द सेम ऑफिस और सेक्शन देयरबाय अफोर्डिंग प्रोटेक्शन टू देम कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, एक ही कार्यालय अनुभाग को भेजे गए कई बैगों को भेजने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला एक थैला जिसमें उन्हें संरक्षण दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ट्रांजिट बैग। तो सी आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। Which date should be shown on the stamps and seals of a set of a section or mail office, किसी अनुभाग या डाक कार्यालय के किसी सेट की तारीख मोहर और सीलों पर कौन से दिन की तारीख होनी चाहिए, तो जिस दिन उनके वर्किंग आवर्स शुरू होते हैं। द डेट ऑफ द डे ऑन विच द वर्किंग आवर्स ऑफ द सेट बिगन, उस दिन की तारीख जिस दिन सेट के कार्य के घंटे आरंभ होते हैं वही उनकी डेट स्टैंप के ऊपर भी होनी चाहिए। इसे आंसर आ जाएगा ए। बट इज ए प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ ऑर्डर बुक ऑफ अ मेल ऑफिस एंड अ सेक्शन, किसी डाक कार्यालय और डाक अनुभाग जो होते हैं, ठीक है अनुभाग, तो उसकी जो आदेश पुस्तिका होती है उसकी परिरक्षण अवधि, प्रिजर्वेशन पीरियड क्या होता है उसका 3 वर्ष का होता है। तो सी आंसर क्या जाएगा, सी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैम्प्स एंड सील्स आर सप्लाइड टू एवरी सेट, इनमें में से कौन सी मोहरें या सीलें हैं जो प्रत्येक सेट को दी जाती है, तो डेट स्टैंप, नेम स्टैंप और डेट सील ये सभी दी जाती हैं। सी आंसर क्या जाएगा, डी आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट कैरीड इन पोर्टफोलियो, इनमें से किसे पोर्टफोलियो में कैरी नहीं किया जाता है, तो इसमें से आंसर क्या आएगा आपके पास, टी पोर्ट। ठीक है, आपकी स्टैम्प्स और सील्स भी इसमें लेके जाते हैं, ड्यू में लिस्ट भी होती है, ऑर्डर बुक भी होती है, लेकिन भाई टी पोर्ट थोड़ी ना लेके जाएंगे, वो रास्ते में चाय थोड़ी ना पियेंगे। अगला है आपके पास, मेल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांजिट सेक्शन एंड मेल ऑफिस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, परिवहन अनुभागों या डाक कार्यालयों के लिए जो डाक सार होता है उसको कितने भागों में बांटा गया, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेल्स और बैग्स। तो इसे आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ट्रांजिट बैग्स मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड एंड सील्ड इन द प्रेजेंस एंड अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, परिवहन थैले बंद करने और सील करने का काम हमेशा निम्नलिखित में से किसकी हाजिरी में और सीधे उनकी देख रेख में अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। तो इसमें देखिए हेड sorting असिस्टेंट, हेड मेल गार्ड और मेल एजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हेड तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, तो इसमें भी आएगा, ये भी आएगा, तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये था राजस्थान सर्कल का। भाई किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे आप जरूर उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और बाकियों का भी उसमें क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, और अपने मार्क्स भी आप चेक कर सकते हैं कितने मार्क्स आपके बनते हैं, तो उस हिसाब से बाकी ऑफिशियल आंसर की हम वेट करेंगे। थैंक यू।